आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम एशिया एक्सप्रेस के दफ्तर पे आए हैं। जैसे कि तमाम शहर को पता है कि इन एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को IMIM का शहर सदर बनाया गया है। शारिक साहब, सबसे पहले तो मैं एक सहाफ़ी होने के नाते आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी तरह से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि एक सहाफ़त के साथ सियासत में आने का फ़ैसला आपने किस तरह से किया? सहाफ़त पिछले तकरीबन 16 सालों से मैं कर रहा था, पत्रकारिता में था और अलग अलग मौक़ों पे काम करने का मौका मिला। लेकिन जब से महाराष्ट्र में और बिलख़ुसूस औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया, यहाँ की लीडरशिप ने जो पिछड़े तबक़ात में, माइनॉरिटीज़ में जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम किया है, तो वो बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा विकास के काफ़ी कुछ यहाँ पर काम हुए हैं, तो सोचा कि अब आगे का सफ़र इंशाल्लाह मजलिस के साथ पूरा करेंगे। सर, आपने सियासत में आने का फ़ैसला ये IMIM की एक्टिविटी देखने के बाद किया या आपकी और दीगर कुछ ख़यालात? दीगर ना मेरी कोई उम्मीदें वाबस्ता है ना कुछ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे क़ायद है और MP इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर साहब, इन लोगों को जब भी मौका मिला, ख़ास तौर से दोनों MPs को, तो इन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक़ जो है तो पार्लियामेंट में अदा किया। चाहे वो ट्रिपल तलाक़ का मामला हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो या कोई और एंटी माइनॉरिटी बिल्स का मामला हो या कोई ऐसा बिल हो जो समाज के लिए घातक हो, नुकसानदा हो, उसका साफ़ अल्फाज में विरोध करना, ये मेरे लिए जो है तो एक इंस्पिरेशन बना और मैं सोचा कि इसी क़यादत के बैनर तले मैं इंशाल्लाह राजनीति में काम करूँगा। सर, हमारा तारीख़ी शहर औरंगाबाद को सहाफ़त बड़ी रास आई है। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, लोकमत के चीफ एडिटर राजेंद्र बाबू दर्डा जी, वो भी सहाफ़त से जुड़े थे, बाद में आमदार बने, शिक्षण मंत्री बने, गृह विभाग तक गए। इसी तरह से इम्तियाज़ जलील साहब भी कहीं ना कहीं सहाफ़त से जुड़े हुए थे और वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं सियासत रास आई। वो बाद में आमदार बने, बाद में खासदार बने, मौजूदा अभी प्रेसिडेंट में हैं और आप भी सहाफ़त से हैं। तो क्या आपको आने वाले वक्त में देखा जाए कि नगर सेवक बोलिए या आमदार के रूप में देखा जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? मैं पहले कह चुका कि मेरे क़ायद मेरे लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। उनको देखते हुए मैंने साथ में आने का फ़ैसला लिया और मैं बहैसियत अगर क़ायद कहेंगे कि आपको कल कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना है, एक मामूली कारकुन की हैसियत से काम करना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूँगा। अगर वो कोई ज़िम्मेदारी देंगे तो उसके लिए भी काम करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ऐसा कोई मंशा नहीं है। जब तक इंशाल्लाह मजलिस काम करने का हुक्म देंगी तब तक करते रहेंगे, साथ में रहेंगे। फिर भी शारिक साहब, आने वाले 4-5 महीने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या आपको अगर पार्टी आदेश देती है कि नहीं शारिक साहब, हमको एक साफ़ सुथरे छवि का हमको एक नुमाइंदे भेजना है और आपको इलेक्शन लड़ना है, तो क्या आप पार्टी के आदेश का पालन करेंगे? मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 2015 में मुझसे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ने से मना किया था। मेरी कुछ ज़ाती मजबूरियाँ भी थी और अभी चूँकि पार्टी की अपनी पॉलिसी है कि जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये पार्टी पॉलिसी मुझे पहले से पता थी और मैं चाहता हूँ कि संगठन को मजबूत करूँ, पार्टी को गली गली में, कूचे कूचे में और वार्ड वाइज जो है तो संगठन को मजबूत करूँ। तो मेरा पूरा फोकस पार्टी को, मजलिस को मुत्तहद करने, उसको संगठित करने और एक केडर बेस जो है तो यहाँ पर लोगों को जोड़ने का मेरा एक अपना काम है और वही मेरा मकसद है। मैं इलेक्शन लड़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, आप थोड़ी एक मुल्किर सियासत पे बात कर लेते हैं कि जैसे बिहार के इलेक्शन के नताइज सामने आए तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुखालिफिन पार्टी की तरफ से कि MIM के वहाँ आने से जो है तो सिकुलरिज़म को नुकसान पहुँचा है या मुसलमानों को नुकसान पहुँचा है। तो आप एक बतौर सहाफ़ी और एक नए सियासतदान के तौर पर इस पूरे मरहले को, आप पूरे पस मंज़र को किस तरह से देखते हैं? ये तो रोज़ अव्वल से जो है तो मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं। असल में जो लोग कमज़ोर होते हैं तो दूसरों को अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए दूसरों को निशाना बनाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर 70 सीटें लड़ाकर कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीतती है और 20 सीटें लड़ाकर मजलिस जो है तो 5 सीटें जीतती है, तो इसमें स्ट्राइक रेट किसका ज़्यादा है? इसमें स्ट्राइक रेट जो है तो मजलिस का। और मजलिस जिन सीटों पे इलेक्शन लड़ी है उसमें से तकरीबन 12 या 13 सीटें जो है तो आरजेडी जीत चुकी थी। उसमें से कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है कि जिसने बीजेपी को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाए। तो ये जो लोग कमज़ोर होते हैं वो ख़ुद की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए दूसरों को निशाना बनाते हैं। मेरे क़ायद असदुद्दीन ओवैसी साहब
सीना सपर होकर ऐसी बातिल ताकतों के सामने खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी ऐसे ही खड़े रहेंगे ताकि वो मुल्क की और मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ बनकर बातिल ताकतों का मुकाबला कर सके। शारिक साहब, देखा गया है कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल तौर से इसका दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, तो क्या आने वाले वक्त में क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी या एमआईएम ये कहीं ना कहीं एक चमत्कार के रूप में इनका इत्तेहाद हो सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और शहरी सतह पर काम शुरू किया, अभी 24 घंटे का अरसा भी नहीं गुजरा है। ये जो कुछ भी फैसले होते हैं ये आला कमान करती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके मुख्तार हैं, वही जो है तो फैसले करने के उसमें है और उन्हीं फैसले ले सकते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। सर, हमने औरंगाबाद शहर का हमने पिछले बारी में कई बार दौरा किया है, लॉकडाउन के अंदर भी दौरा किया है और मैंने भी खुद सर्वे किया और कई लोगों से मुलाकात हुई। अगर औरंगाबाद के कुछ वार्ड को छोड़ दिया जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत है कि हमारे वार्ड में पूरी तरह से काम नहीं हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉरपोरेटर्स ने बहुत माशाल्लाह काम किए हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं कोई शिकायतें आए और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो शिकायतें है, जो कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कॉरपोरेशन पर कब्ज़ा करेंगे और पहली फुर्सत में पहली तरजीह बुनियाद पर उन शिकायतों का अजाला करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पे मजलिस के हर कॉरपोरेटर ने काम किया है। आज शहर की अहम सड़कों से ज़्यादा मोहल्ले की गलियां जो है तो संवरी हुई है, कंक्रीटिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं, ड्रेनेज लाइन वहाँ पर नई बिछाई गई है, नल है, लाइट्स है। जो बुनियादी सहूलतों की ज़िम्मेदारी एक कॉरपोरेटर पर होती है, उन तमाम कॉरपोरेटर्स ने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की है। कहीं कुछ कमी खामी रह सकती है और इंसान है, रह भी सकती है। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में उसको ठीक करेंगे। जैसे सारिक साहब, हमने देखा है कि सियासत का और सहाफ़त का चूली दामन का साथ है। आज महाराष्ट्र में कई ऐसे अखबार हैं, मराठवाड़े में कोई ऐसे अखबार हैं, मैं उनका नाम देना नहीं चाहूँगा, जो कहने के किसी पार्टी के तर्जुमान होते हैं। अब चूँकि आपका अखबार भी है, आप खुद मुदीर आला है, तो क्या ये आने वाले वक्त में समझा जाए कि एशिया एक्सप्रेस जो है तो एमआईएम का वाहिद तर्जुमान रहेगा? एशिया एक्सप्रेस जो है तो हक़ की आवाज़ रहेगा इंशाल्लाह, जैसे पहले रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरे कायदीन ने मुझसे कहा कि आप अखबार में अपनी बेबाक सहाफ़त के सिलसिले को जारी रखना, इसलिए कि सहाफ़ी जो होते हैं वो नेताओं को जगाने का काम करते हैं। ये मैं इससे ज़्यादा और मेरी खुशकिस्मती क्या है कि मेरे कायदीन मुझसे कहते हैं कि आप अपनी बेबाक सहाफ़त को जारी रखें, तो हम अपनी बेबाक और गैर जानिबदाराना पत्रकारिता को, सहाफ़त को इंशाल्लाह जारी रखेंगे हमेशा। शारिक साहब, लॉकडाउन के बाद जो है तो मरकज़ी सरकार ने, ठीक है भाजपा की सरकार है, एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे जो गरीब तबक़ात, हाथ मुझ तबक़ात के लिए बेशुमार स्कीमात को लॉन्च किया है। औरंगाबाद में आपको साफ़ी आप समझ सकते हैं कई स्कीमात सामने आई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को शिकायत है कि एमआईएम के जो ज़िम्मेदार है उन्होंने जो है तो वो छोटी छोटी स्कीमात को बहुत ज़्यादातर आवाम तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की। ये इस मामले को आप कैसी निगाह से देखते हैं? देखिए, जब से अगर हम नगर सेवकों की बात करें तो नगर सेवकों ने अपनी अपनी सतह पर वार्ड्स में जो है तो आधार कार्ड बनाने की एक मुहिम चलाई, उसके बाद इलेक्शन कार्ड बनाने की मुहिम चलाई, उसके बाद मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन में जब कभी भी जिसी नगर सेवक के पास अगर उसके मोहल्ले का कोई नौजवान आ जाता तो वो उसे बाज़ाब्ता ले जाता और उसको लोन दिलाने के लिए पूरी कोशिशें करता। ये तो बात हो गई नगर सेवक की सतह की, लेकिन अगर हम एमपी और शहरी सतह की बात करें तो आप देखते हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अभी हाल ही में जो है तो पुलिस भर्ती का एक कैंप लिया है, जो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार की अपनी स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, उसी के तहत मुफ्त में ट्रेनिंग कैंप रखा गया। उससे पहले जो एक काम किया गया वो शहर में ब्लड की किल्लत थी, तो मजलिस ने माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में नौजवानों को दावत दी और नौजवान लब्बैक कहते हुए आए और अपना खून अतिये में दिया, तो एक घाटी दवाखाने को सपोर्ट हुआ। इसके बाद अगर हम लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो हज़ारों बिला लिहाज मज़हब व मिलत, ना ये देखा गया कि वो मुसलमान है, ना ये देखा गया कि वो हिंदू है या वो कोई और समाज का, लॉकडाउन में जितने लोग बाहर के शहरों के यहाँ पर थे उन तमाम को भेजने की ज़िम्मेदारी एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने माशाल्लाह बड़े बखूबी अंदाज में निभाया। ख़ास तौर से मदारिस के वो तलबा जो बैरून शहरों से, बैरून रियासतों से यहाँ पर आए थे, पढ़ते थे, उन्हें अपने घरों पे जाने की बड़ी फ़िक्र थी। हज़ारों तलबा ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें इम्तियाज़ जलील साहब ने खुसूसी ट्रेन्स के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचाया। तो काम हुए हैं और ये भी नहीं मैं आपको कह सकता कि नहीं बिल्कुल ही शिकायत नहीं हो सकती, शिकायतें आएगी और शिकायतों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, इंशाल्लाह शिकायतों का मुकाबला करेंगे। सर, आपने देखा है कि इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह,
और तमाम शहर के अतराफ़ के देहातों के डैम काफ़ी भर चुके हैं। इसमें जयकौड़ी हमारा डैम भी भर चुका है। आज हमने लोगों से मुलाकातें की, तो लोगों की एक ऐसा मन की बात थी जो मैं आप तक पहुंचाने की उनके रूप में आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा खासदार होके यहाँ पर इतना हमारी बड़ी सियासी ताकत है, और उसके बाद सिड़कों हड़कों और हिंदू जात इलाके में एक कड़वी सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकते, जहाँ पर 4 दिन के बाद 3 दिन पानी आता है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम महल्ले जात में जो है तो 8 दिन में एक बार पानी आ रहा है? क्या इसमें कई मतलब जो अधिकारी लोगों की कारस्तानी है, या माइमैम को बदनाम करने की कारस्तानी है, या कहीं हमारी क़यादत की कमी है? नहीं, इसमें क़यादत की कमी आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वो इसलिए कि आप देखेंगे पहले सेशन में, लॉकडाउन के बाद जो पहला सेशन था, उसमें हमारे कायद ने शहर के पानी का मसला उठाया था। उसके बाद उसका असर ये हुआ कि बाज़ाब्ता यहाँ के वाटर डिपार्टमेंट को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी तरफ से नोटिस आई और उनसे हल्फिया बयान मंगवाया गया कि ये इशू है। और यहाँ के जो है तो एमपी ने कहा है कि पानी मौजूद होने के बावजूद भी शहर में किल्लत क्यों हो रही है। तो ये सीधी बात है कि ये इसमें यहाँ हमारी नुमाइंदगी की नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नुमाइंदगी बहुत अच्छे तरीके से की गई। और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू इलाक़ों में और मुसलमान इलाक़ों में, तो मैं नहीं समझता कि हिंदू और मुस्लिम इलाक़ों में कोई फ़र्क होता है। अगर ऐसे फ़र्क का कभी एहसास हुआ था, आपकी बात कुछ हद तक इसलिए सही है कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल पहले ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आई थी, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो सिड़कों की पानी की टाँकी और शाहगंज की पानी की टाँकी के पास जो है तो हमारे नगर सेवक तकरीबन 24 घंटे वहाँ पर धरने पर बैठे थे। और जैसे उधर आज पानी जिस उससे जाता है, गैप से जाता है, वही गैप से पानी जो है तो हमारे इलाकों में भी माशाल्लाह आ रहा है। सर, आज पूरे मुल्क में दलित मुस्लिम एकता के लिए, इत्तेहाद के लिए बड़े काम ज़ोर से हो रहा है, बड़ी सियासत हो रही है, और सभी चाहते हैं कि फ़िरका परस्त ताकतें जो है तो इक़्तिदार से बाहर रहे। और प्रकाश अम्बेडकर जी भी एक बहुत सुलझे हुए सियासतदान हैं, और असद साहब को जो है तो वो अच्छी तरह बेहतर जानते हैं, उनकी पॉलिसी को पॉलिसी को बेहतर समझ सकते हैं। सर, आखिर क्या वजह है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है तो औरंगाबाद के मारामार चुनाव के अंदर इत्तेहाद नहीं करना चाहते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? हम सबसे पहली बात तो अभी मैं मजाज नहीं हूँ कि इस इशू पे कोई बात करूँ, क्यों तो ये पार्टी पॉलिसी सब हैदराबाद में तय होती है। दूसरे, हम आपको ये बता दें कि हर अमन पसंद सेकुलर ताकत के लिए मजलिस ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखी है। मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मुल्क के हर अमन पसंद शहरी से न सिर्फ मोहब्बत करते हैं, बल्कि और उस सोच और उस विचार के साथ न सिर्फ मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो क़ायद मोहतरम ने हमेशा ऐसे लोगों को वेलकम किया है। और अब ये आगे चल के क्या पॉलिसी तय होगी, ये तमाम चीज़ें जो है तो इंशाल्लाह हैदराबाद में तय होगी, और वही बातें तय होगी जो औरंगाबाद के शहरियान के हक़ में बेहतर हो, जो यहाँ शहर के विकास के लिए ज़रूरी हो। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। एक शहर सदर के रूप में आप औरंगाबाद के नौजवानों को जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, सामाजिक काम में दिलचस्पी रखते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यह कहना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत शानदार एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप ख़ुद की बात, ख़ुद की कम्युनिटी की, ख़ुद के समाज की बात रखने की आपको पूरी तरीके से आज़ादी मिलती है। आप आइए और आप जो है तो सिस्टम का हिस्सा बनिए। इसलिए कि बहुत सारे नौजवान बाहर बैठते हैं और जो है तो रोना रोते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो आप सिस्टम को चेंज करने के लायक नहीं होगे। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि वो साथ आए, साथ जुड़े, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी साहब को मजबूत करे, इस क़यादत को मजबूत करे। मेरे भाई नासिर सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनकी भी बड़ी अनथक कोशिशें रही। ये इलेक्शन ज़रूर हारे, लेकिन ये दिलों को जीतने में कामयाब रहे माशाल्लाह। इन्होंने दिलों को जीता और लोगों में एक मरतबा फिर एहसास को ज़िंदा रखा कि हम अपना क़ायद चुन सकते हैं। अभी कुछ गलतियाँ, कुछ हमसे कोताहियाँ हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उन कोताहियों से फिर से उभर सके। ये थे शारिक नक्शबंदी साहब और MIM के नए सदर। हमने इनसे बेबाक तरीके से बात की, कई सवालात किए, उन्होंने खुलकर जवाब दिए। और जैसा कि सभी जानते हैं कि शारिक साहब एक समाजी कार्यकर्ता है। ये सहाफ़त के कलम से भी इन्होंने कौम मिल्लत के मसाइल को उठाया है, बेबाक से उठाया है, और आज क्योंकि सियासत से जुड़ चुके हैं तो यकीनन उनकी ताकत में इजाफा होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगा कि इनके शहर सदर बनने से मजलिस को कितनी ताकत मिलती है।